For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डे स्टूडेंट। इसके पहले हमने हिंदी लोक भारती की पहली कविता जो है उसका अर्थ पूरा कर लिया था और उसका जो स्वाध्याय है वो आपके पास जो डाइजेस्ट है आप उससे कर सकते हो। जो मैंने हिंदी अनुवाद बताया है उस हिंदी अनुवाद के माध्यम से भी आप उसको कर सकते हो। अब हम अगला जो चैप्टर है लक्ष्मी उसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करनी है। वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन उसको सेल्फ स्टडी, क्योंकि जो मूल्यमापन या आपके जो 20 मार्क की जो टेस्ट होगी उसके अंदर वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो अगला हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 3 वहारे हमदर्द। तो इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। वहारे हमदर्द, इसके जो लेखक है वो है घनश्याम अग्रवाल। ये गद्य की विधा में हास्य व्यंग्य निबंध है। परिचय देखते हैं। घनश्याम अग्रवाल जी, इनका जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ था। परिचय। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग्य में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। सो बाल्यकाल से ही इनका जो लेखन में रुचि यानी कि एक राइटर बनने की इच्छा जो थी वो बहुत ज्यादा प्रबल थी। और ये बड़े बड़े जो सिचुएशन है या जो बड़ी बड़ी समस्या है उनको हास्य व्यंग्य यानी किस तरह से हंसी मजाक में उस बात को कहा जाए लेकिन सटीक रूप से। कई बार मजाक मजाक में भी हम कोई मैसेज किसी बात में कह देते हैं। सो उस तरह से इनकी जो कलम है वो धारदार थी। वो हास्यात्मक निबंधात्मक कहानियां लिखकर बड़ी बड़ी बातों को सरलता से कह देते थे। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय है और ये अखिल भारतीय जो हास्य मंच होता है कवियों का वहां पर ये प्रख्यात है। इनकी कविताएं, इनके जो निबंध है या ये जो भी कृति करते हैं वो कृति बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख कृतियों में हंसी घर के आईने, ये हास्य व्यंग्य है। आजादी की धूम, आई एम सॉरी, ये हास्य कविता संग्रह है। अपने अपने सपने, लघु कथा संग्रह है, यानी अपने अपने सपने एक लघु कथा संग्रह, इसमें छोटी छोटी कहानियों का उसमें संग्रह है। गद्य संबंधी देखते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। अब ये जो पंक्ति या आप जिस तरह से यहाँ पीडीएफ में देख रहे हैं, ये जो हास्य व्यंग्य निबंध है इसके अंदर उन्होंने दुर्घटना के समय या दुर्घटना के बाद आपके साथ क्या क्या घटता है ये सामाजिक रूप से व्यंग्यात्मक यानी एक हंसी मजाक के रूप में आपके सामने उसको प्रस्तुत किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायक बन जाती है यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। और किस तरह से कभी कभी हमदर्दी दिखाने वाले भी कितना दर्द दे जाते हैं ये इस छोटे से हास्य व्यंग्य निबंध के माध्यम से घनश्याम जी ने बताया है। सो हम चैप्टर शुरू करते हैं। उस दिन जब मैं पूंजीवाद और समाजवाद अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। जैसे हमारे जो लेखक है पूंजीवाद और समाजवाद अर्थव्यवस्था पर भाषण देकर लौट रहे थे। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को अधिक गुस्सा आया। वो आगे कहते हैं कि भाषण सुनकर जो वो आ रहे थे तो उनके अंदर उस भाषण को सुनकर उनके अंदर वो जोश भर गया या जो गाड़ी सामने से आ रही थी उसके अंदर ज्यादा जोश था, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। वो ये इस बात को कंफर्म नहीं कह सकते कि क्या हुआ, क्योंकि अभी उनका एक्सीडेंट होने वाला है। तो या तो उनमें ज्यादा जोश था या गाड़ी में ज्यादा जोश था कि वो समझ नहीं पाए। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। कहने का एक मजाकिया रूप में है कि उनकी कार जो सामने से आ रही थी और इनकी साइकिल दोनों जो जोश से भरे हुए थे, क्योंकि जो लेखक है वो अपने अंदर भाषण का जोश भरे हुए थे और गाड़ी अपने वेग से आ रही थी। तो दोनों जो है वो वेगा वेग से आए और आपस में जाके टकरा गए। तो यहाँ एक हास्य उन्होंने क्रिएट किया है, एक हास्य के रूप में उन्होंने बताया है कि पता नहीं गाड़ी में ज्यादा जोर था या मैं भाषण सुन के आया तो मुझ में ज्यादा जोश था, तो वो दोनों जाके आपस में टकरा गए। मैं खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग रही। अब पूंजीवाद और समाजवाद ये दो अलग अलग चीजें हैं। पूंजीवादी लोग, समाजवाद, समाज और पूंजी, ये दोनों का जो मिश्रण है ये आप आगे जब भविष्य में अगर हिंदी लेके पढ़ते हो तो आपको इसके ऊपर और पढ़ने को मिलेगा। तो ये बहुत ही दो बड़ी एक समस्या कह सकते हैं, पूंजीवादी या समाजवाद, ये दो ऐसे बहुत बड़े टॉपिक है जिसके ऊपर बात की जाती है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मैंने खामखा ही दोनों
चीजों के ऊपर सोचने में इतना ज्यादा मगन हो गया कि सामने से आती हुई गाड़ी भी मुझे नहीं दिखाई दी और मैं उससे जाके टकरा गया। वो भाषण सुन के आ रहे थे और वो सारी की सारी चीजें वो सोचते जा रहे थे और उनको ये भी भान नहीं रहा कि सामने से गाड़ी आ रही है और वो टकरा गए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि खामाखाई उन्होंने पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में टांग अड़ाई, यानी कि वो सोचते रहे और उस सोचने में उनका एक्सीडेंट हो गया या वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। उनका दुर्घटना में जो है उनकी टांग टूट गई और जिस तरह दुर्घटना स्थल पर लोग मदद करने के लिए दौड़ते हैं, तो उन लोगों ने इंसानियत आज भी कायम है ये सिद्ध करने के लिए वो लोग दौड़ पड़े उनकी मदद करने के लिए। आगे है, आंखें खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। अब वो हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं और उनका इलाज हो गया है। उन्होंने आंखें खोली और उसके बाद देखा कि कुछ चित परिचित चेहरे जो है वो वहां पर खड़े हैं। आंखें खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ पड़ी। जैसे ही लेखक की आंखें खुली तो उन सभी के चेहरे पर उत्सुकता की क्या हुआ, तो अब वो पूछने के लिए बिल्कुल तैयार थे। मैंने कराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? जैसे ही वो होश में आए तो वो समझ नहीं पाए कि उनके साथ क्या हुआ था और होश में आने के बाद वो पूछते हैं लेखक कि मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। अब जैसे ही वो होश में आते हैं वो पूछते कि मैं कहाँ हूं, तो एक चेहरा उन चित परिचित चेहरों में से एक चेहरा आगे आता है और बोलता है कि आप सार्वजनिक अस्पताल में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, आपकी टांग टूट गई थी, बाकी कुछ नहीं हुआ है, अब आप ठीक है, घबराने की बात नहीं है। वो इतने स्पीडली उसने जवाब दिया, बाकी सब खड़े थे कि भाई मैं सबसे पहले तेरे को बताऊंगा। तो सबसे पहले वो उत्तर देता है, तो वो इसीलिए, तो लेखक को लगता है कि वो इसीलिए रुका था कि बस मैं होश में आऊं और वो मुझे सारी इंफॉर्मेशन बताए। अब मैं अपनी टांग की ओर देखता हूं। जब वो आदमी पूरी बात बोल देता है तो अब वह देखते हैं कि अब मैं अपनी टांग की ओर देखता हूं। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटकी हुई थी। जैसे कि आपने देखा होगा एक्सीडेंट होने पर प्लास्टर चढ़ा हुआ जिस पैर में लगा होता है तो वो ऐसे टंगी हुई होती है, दूसरी जो उनकी टांग है वो सही सलामत थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। अब वो जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन में भी उनको हास्य सूझ रहा है, तो वहां पर टांग का टूटना, एक मुहावरा उन्होंने वहां पर कर दिया, टांग का टूटना, और उसका अर्थ भी वो बता रहे हैं, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस बोलते हैं, वैसे ही उन्होंने एक नया मुहावरा वहां पर किया, टांग का टूटना, और उसका अर्थ वो क्या बता रहे हैं, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अब जैसे उस परिचित अपरिचित इंसान ने कहा कि आप सार्वजनिक अस्पताल में हैं, तो सार्वजनिक अस्पताल में हूं, ये ख्याल जब उनके मन में आया तो वो कांप उठे, क्योंकि आपको भी पता है सार्वजनिक अस्पतालों का हाल कैसा होता है। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द है। अब वैसे ही हॉस्पिटल बोलते बराबर सबके पसीने छूट जाते कि क्या होगा, कैसे होगा, और उस पर सार्वजनिक अस्पताल, फिर यदि उसमें साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया है। अब यहाँ पर उन्होंने व्यंग्य किया है कि अस्पताल वैसे भी एक खतरनाक जगह है और उसके साथ अगर सार्वजनिक लग जाए, यानी सार्वजनिक अस्पताल की बात की जाए, तो अस्पताल तो ऐसे ही खतरनाक होते हैं, लेकिन सार्वजनिक अस्पताल की हालत हमारे भारत में किस तरह है वो आपको पता है। तो वो कह रहे हैं कि सार्वजनिक अस्पताल में अगर भर्ती हो तो समझो कि आत्मा से परमात्मा, यानी आपकी जान जाए या बचे, इसका कोई भी वहां पर गारंटी नहीं होती है। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। अब वो दो शब्द घटना और दुर्घटना को और परिभाषित कर रहे हैं कि उनकी टांग टूटना सिर्फ एक घटना थी, लेकिन सार्वजनिक अस्पताल में उनको भर्ती करवाना ये उनके लिए बड़ी दुर्घटना साबित हुआ। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। अब वो सोच में पड़ गए कि जैसे जैसे मैं यहाँ भर्ती रहूंगा वैसे वैसे लोग मुझे मिलने के लिए आएंगे, तो अब उनको वो फिक्र सताने लगी। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। अब वो और सोच रहे हैं कि ये मिलने जुलने वाले जब तक मैं अस्पताल में रहूंगा ये आते रहेंगे, और ये मिलने जुलने वाले किसी भी समय आ जाते हैं, जब मरीज का सोने का समय हो या आराम का समय हो, किसी भी समय आकर वो मिलते हैं। सो वो सोच रहे कि ये अब मेरा जीना हराम कर देंगे, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। सो
मरीज को आराम की खास जरूरत होती है और ये उनका आराम जो है वो हराम कर देते हैं। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यहाँ तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचित रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं है, अपने सारे बदले लेने का यही सही वक्त है। अब वो आगे कहते हैं कि जनरल वार्ड में तो एक नियम होता है कि कुछ 1 घंटा या 1.5 घंटे के लिए ही आप मिल सकते हो, लेकिन प्राइवेट वार्ड हमारा होता है, वहां पे हमारे चित परिचित कभी भी आके हमें मिल सकते हैं, हमें कभी भी परेशान कर सकते हैं। सो यहाँ उन्होंने व्यंग कितना अच्छा लिखा है कि हे मेरे परिचित रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, जितनी देर चाहे रुको, समय का कोई बंधन नहीं। क्योंकि कई बार परिचित आते हैं और लंबी लंबी बातें करने लग जाते हैं, चाहे मरीज का गोलियों का समय हो, चाहे आराम का समय हो, वो कुछ नहीं देखते। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। अगर इसके पहले अगर किसी को आपसे दुश्मनी हो तो बस बदला लेने का यही सही वक्त है कि एक तो वो बीमार है और ऊपर से आप वहां पर बैठकर उसको आराम नहीं करने दे रहे। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, इसीलिए चैप्टर का यहाँ नाम लिखा हुआ है कि वहारे हमदर्द, कि बदले का बदला भी हो जाएगा और वो मरीज जिसको हम हमदर्दी जताने गए, हमदर्दी भी जतानी हो गई और उसके साथ जो उसका आराम का समय है वो भी हमने नष्ट कर दिया, तो उसका बदला भी निकल गया। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई, और यही सारे ख्याल जो वो सोचते रहे तो उनको ऐसा लगा कि मेरी दूसरी टांग भी अब टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं भी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे उसका एहसान चुकाए। अब वो आगे और कह रहे हैं कि मिलने वालों में उन लोगों की लिस्ट सबसे पहले थी जब उनके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हुई थी और लेखक वहां पर गए थे उनसे मिलने के लिए। सो वो बस इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। लेखक ऐसा कह रहे हैं कि मानो वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब इसकी टांग टूटे और कब हम हमारा एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सबका आता है। अब वो आगे कह रहे हैं कि वो आते ही इसीलिए है अपना एहसान चुकाने के लिए कि देख बेटा, वक्त सब पे आता है, मेरी टांग टूटी, अब तेरी भी टांग टूटी है। सो इसी के साथ हम इस अध्याय का पहला पार्ट जो है वो यहाँ रोकते हैं। अगले पार्ट में हम इसके आगे वाला जो भी बचा हुआ हिस्सा है या बचे हुए गद्य है हम उसको लेंगे। तब तक के लिए जितना अभी हुआ है उसको आप फिर से सुनिए और इसका सरल अर्थ जिस तरह मैंने बताया आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं। आपकी भाषा बहुत ही सरल, सीधी और सौम्य होनी चाहिए, जो आगे जो चेक करने वाला है उसको समझना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.